जय हिंद छात्रों। सनराइज क्लासेस में सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। और जिस चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, करीबन 6 साल से जिस वैकेंसी का इंतज़ार हो रहा था, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का, तो वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है। और आपको बता दें, थोड़ी सी निराशा ज़रूर छात्रों को यहाँ पर हाथ लगी है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले जो अभी 6 साल पहले जो वैकेंसी आई थी, इस साल वैकेंसी काफ़ी कम है। 4,200 पद आरपीएफ के लिए इस बार दिए गए हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूर है दुरुस्त है। सभी छात्रों को मात्र एक ही सीट की ज़रूरत होती है और एक ही सीट को के लिए हमें लड़ना भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आरपीएफ की कितनी वैकेंसी आई है और कैसे इसको फॉर्म भरना है, कैसे इसको फिलअप करना है, आवेदन कैसे करना है, क्या क्या इसके मापदंड होंगे और कौन कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार कोरोना काल की वजह से, जो कोरोना काल 3 साल बच्चों का लॉस हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर 3 साल की आयु छूट भी दी गई है। यानी आपको बता दें, जो एससी एसटी कैटेगरी का 33 वर्ष का छात्र होगा वो भी इसको भर सकता है। लेकिन वीडियो कंप्लीट होने से पहले आप सभी छात्र से मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है और 3 जून 2024 सुबह 6 बजे से सभी नौकरियों के लिए इसमें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। तो सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए चालू करते हैं। अभी जो हमारी ये वैकेंसी है, ये आरपीएफ की वैकेंसी है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसमें जो भी कांस्टेबल नियुक्त होता है उसकी पूरी ड्यूटी रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रैक के नज़दीक या जो भी गतिविधि होती है रेलवे की, उसके अंतर्गत ये लगाई जाती है ड्यूटी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा मौका मिला है और उन बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है जिनकी हाइट कम है, लड़का लड़की जिनकी हाइट कम है। इसमें मात्र 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और जो छात्र एससी कैटेगरी के आते हैं उनको 160 सेंटीमीटर की हाइट इसमें मांगे। तो ये जिन छात्रों की हाइट छोटी है और उनका सेना में जाने का मन है या वर्दी पहनने का मन है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़ते हैं आगे। तो आपको बता दें, इस बार रेलवे की जो भर्ती है वो थोड़ी सी कम आई है। 4200 वैकेंसी है, 4200 वैकेंसी है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको ये पीडीएफ मैं बताने की कोशिश करूंगा और कैसे क्या इसके मापदंड है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव भर्ती ये आई है भारत रेल मंत्रालय द्वारा। और ये जो भर्ती है इसमें 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म भर सकते हैं। यानी पूरा का पूरा एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। तो जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ कमी है, नाम में गलती है या डेट ऑफ बर्थ चेंज है, तो आप उसको अभी सुधरवा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। और यदि आपका जाति निवास नहीं बना है तो जाति निवास भी इसमें आप बनवाने का टाइम अच्छा खासा आपको दिया गया है। तो इसीलिए 1 महीने का आपके पास अच्छा खासा टाइम है। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आप उसको समय रहते बनवा लीजिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम कम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आवेदन जो प्रारंभ है वो है 15, यानी आज से इसका आवेदन की जो डेट है वो प्रारंभ है। और आवेदन जमा करने की यानी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 14 मई 2024 रात्रि 12 बजे तक है। ठीक है, तो मैं आपको तो यही बोलूँगा कि जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म भरवा लीजिए, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत आती है। और आपको बता दें, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है उसमें आपका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट के माध्यम से पहले आपको बेसिक डिटेल दी जाएगी और उस बेसिक डिटेल के बाद आपकी जो इसेंशियल डिटेल्स होती है, लाइक आपका एजुकेशन डिटेल, आपका एड्रेस, फोटो, साइन एंड पेमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आरपीएफ की वैकेंसी आई है ये कांस्टेबल कार्यकारी वैकेंसी है और इस बार जो ये वैकेंसी आई है इसमें आपका 7वां पे कमीशन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 7th पे कमीशन लेवल 3 की आपकी नियुक्ति होगी और इसमें आपका जो प्रारंभिक वेतन होगा वो 21,700 रुपये होगा। और चिकित्सक मानदंड जो होंगे, क्योंकि ये वर्दी वाली वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है इसमें आपका फिजिकल भी होगा। तो जो चिकित्सा मानक है जो वो B1 ग्रेड का इसमें दिया गया है। और आयु
आयु, देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो इस साल 17.5 साल का है वो छात्र भी इस फॉर्म को भर सकता है। अब मेरे कहने का मतलब 17.5 साल से कैसे, यानी अभी जो छात्र 18 साल का पूरा नहीं हुआ है और उसके 18 साल पूरे होने में कुछ महीने कम हैं या वो आगे आने वाले महीनों में 18 साल का पूरा होगा, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए आयु की जो सीमा इसमें दी गई है 1/7/2024, यानी 1 जुलाई 2024 को आप 18 साल के पूरे हो जाने चाहिए। यानी अगर आपकी उम्र में अगर आपकी उम्र 17 साल है और 17 साल 8 महीने 9 महीने 11 महीने हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात जो रेलवे ने किया है कि जो बच्चा अभी पूरी तरीके से 18 साल का हुआ भी नहीं है और 1 जुलाई 2024 को अगर वह 18 साल का हो गया तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इस आयु छूट के बारे में। देखिए जो कोविड-19 महामारी की वजह से जो छात्र ओवर एज हो गए हैं या जो छात्र अब इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। देखिए आपको वैसे बता दें कि आरपीएफ में 18 साल से लेकर 25 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 18 साल से 25 साल तक हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अब वो छात्र जो 26-27 साल का हो चुका है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। यानी आप 18 से लेकर 28 तक का इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, SC/ST के लिए अलग अलग प्रावधान है, जितनी भी कैटेगरी है कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्रावधान है छूट का। ठीक है, जैसे जनरल कैटेगरी 3 साल का दिया गया है, ओबीसी और SC/ST 5 साल का इसमें छूट दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, जो आप इस जो भी आपकी शैक्षिक योग्यताएं हैं और जो आयु है, जो भी आप कोटे का लाभ लेना चाहते हैं, वो आपके प्रमाण एकदम सही होने चाहिए। जो ऑनलाइन आवेदन के समय आप जो एंट्री करेंगे वही एंट्री आपके डेटा वेरिफिकेशन के टाइम पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो उसको निश्चित 1 महीने के अंदर ठीक करवाएं। इसीलिए देखिए इसमें अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है। ठीक है, ओके, जरा चिकित्सा मापदंड का देख लेते हैं। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानक को पूरा करते हैं, यानी आपको फिजिकली फिट भी होना है। जो यहाँ पर आरपीएफ का जो मापदंड है, जिस हिसाब से आपका फिजिकल होगा, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वजन हो गया, उसके हिसाब से आपको फिट वहाँ पर होना पड़ेगा। अगर आप मेडिकली अनफिट होते हैं तो इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आयु जो छूट है, आयु है जो 18 से 28 वर्ष ली जाएगी, 3 साल की अतिरिक्त छूट इसमें दी जा रही है। यानी जो भी बंदा 18 से 28 साल के बीच का है वह इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर है, और आरपीएफ जो भी आपसे वार्तालाप करेगी, ध्यान देना, वो आपके ईमेल आईडी के माध्यम से करेगी। आपके घर में कोई पत्र नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि जो एडमिट कार्ड है वो आपके घर में आता था, जो दिया हुआ पता था उसमें आता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो ईमेल आईडी के माध्यम से होना चाहिए। तो छात्रों, ईमेल आईडी का पासवर्ड और आपका जो वैलिड फ़ोन नंबर है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। कभी भी आप किसी भी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपके पास आपका वैलिड ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी का आईडी और पासवर्ड आप हमेशा याद रखें, किसी डायरी में उसको ज़रूर लिख के रखें। और जिस ईमेल आईडी से, जिस मोबाइल नंबर से आपने ईमेल आईडी बनाई है वो मोबाइल नंबर भी अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म भरते टाइम, जैसे आप भरते हैं आईडी पासवर्ड बनाते हैं, आईडी पासवर्ड भूल जाना होता है, तो उसकी जो रिकवरी होती है जो आपने ईमेल आईडी दिया है उसके माध्यम से हो जाती है। ठीक है, तो वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर करना है। अच्छा, एक बार और बता दें आपको, एक बार खाता बनने के बाद खाता बनाएं, फॉर्म मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित में भरे गए विवरण को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता। जो प्रारंभिक लेवल है इसका, जब आप फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसका, तो उसमें जो भी डिटेल आपको जब आप भरेंगे डिटेल, तो उसको बहुत अच्छे से भरना और बड़ा देख के भरना, सोच समझ के भरना, क्योंकि जो प्रारंभिक डिटेल है, आप जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे इसमें इंडियन आर्मी की वेबसाइट में, तो उस समय जो भी आप डिटेल भरेंगे वही सर्वमान्य रहेगी। इसलिए बड़े आराम से भरें, क्योंकि वो संशोधित नहीं है। देखो साफ साफ इसमें कहा गया है कि ईमेल आईडी और नंबर जब खाता आप बना रहे हैं प्रारंभिक लेवल में, तो वो संशोधन नहीं होगा। उसके बाद का संशोधन हो सकता है, लेकिन वो संशोधन नहीं होगा। इसीलिए प्रारंभिक लेवल का जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको बड़ा अच्छे से आप करें। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, जरा देख लीजिए इसमें। ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म ईमेल आईडी में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण और संशोधित बदलना या सही करना चाहता है, देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद जो आप डिटेल्स भरते हैं वो संशोधन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसलिए बड़ा सोच समझ के और जांच करके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, डेट में मिस्टेक ना हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 250 रुपये आपका लगेगा, ध्यान दीजिएगा। 250 रुपये, जितनी बार आप संशोधन करेंगे उतनी बार 250 रुपये आपको लगेगा। और ये जो 250 रुपये है ये आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी यह आपके खाते में नहीं आएगा पैसा, ठीक है। खाता बनाए फॉर्म ईमेल आईडी में भरे गए विवरण में बदला नहीं जा सकता, यानी वही प्रारंभिक लेवल आपका नहीं किया जा सकता। 24 मई के बाद आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी, देखिए वैसे तो डेट दी गई है 15 मार्च तक की संशोधन की, 15 मई से लेकर 24 मई तक। 24 मई के बाद कुछ भी आपका संशोधन नहीं होगा, जितनी बार आप संशोधन करेंगे उतनी बार आपका 250 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा, सीबीटी होगा। तो छात्रों अगर आपको कंप्यूटर की दिक्कत है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी साइबर कैफ़े में जाकर या आपके दोस्त वगैरह के पास जाकर या फिर किसी कोचिंग में अगर कंप्यूटर की सुविधा हो तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि देखा गया है ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़का लड़की होते हैं, छात्र होते हैं, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और वो एग्ज़ाम को आते हुए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि कंप्यूटर चलाना नहीं आता। इसलिए आपके पास अभी समय है, कंप्यूटर सीखें कहीं ना कहीं से और ऑप्शन को टिक करना सीखें, सेव करना सीखें, कंप्यूटर चलाना सीखें। आजकल देखिए कंप्यूटर का युग है तो कंप्यूटर चलाना आप लोग जरूर सीखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर जो भी आपका सीबीटी टेस्ट रहेगा, जो भी आपका पहला सीबीटी टेस्ट रहेगा, उसके आधार पर चाहे पुरुष हो, महिला हो, भूतपूर्व सैनिक हो, उसके हिसाब से जो मेरिट बनेगी, जितनी भी मेरिट बनेगी उसको मिला के 10 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ध्यान देना, इसका मतलब तो ये है कि 4208 पद हैं। अब इसमें अगर गुणा कर देंगे तो 42,080 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल फिटनेस के लिए, यानी आपका जो फिजिकल होगा 1600 मीटर की जो रेस होगी उसके लिए 4208 जो पद है इसका 10 गुना यानी 42,080 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि बहुत सारे छात्रों, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे छात्रों को फिजिकल देखने को मिल सकता है। भाई 10 गुना बुलाना बहुत बड़ी बात होती है। शारीरिक दक्षता के लिए, शारीरिक मापन परीक्षण के लिए यानी पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो जितने भी छात्र हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन मेडिकल फिर भी होगा, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को फिजिकल की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी फिजिकल फिट होते हैं, इसलिए उनको मेडिकल देना होगा। मेडिकल में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि उपर्युक्त शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार में से अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार पीईटी पीएमटी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं और पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक के किसी भी संवर्ग समूह में कम है तो 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों की सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीईटी पीएमटी के दूसरे दौर के लिए बुलाया सकता है। जैसे पहले उन्होंने बुलाया लेकिन उतने उनको फिट बच्चे नहीं मिले तो उसके बाद वह दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकते हैं और उसमें भी चांस आपको मिल सकता है, ठीक है। और ध्यान देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो आजकल नेगेटिव मार्किंग का प्रचलन चला है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें ध्यान देना है, आपको बड़े अच्छे से पेपर करना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे खासे आपके नंबर कट सकते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से सावधान रहें जिससे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। जैसे आप परीक्षा देते समय कोई भी पर्स, बेल्ट, जूते, धातु, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप वगैरह ना पहने, एकदम सिंपल बन के जाएं, फिर आगे आपको पहनने का खूब मौका मिलेगा, ठीक है। छात्र जीवन जितना आपका सिंपल रहेगा उतना अच्छा आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये भर्ती प्रक्रिया है। इसके बाद और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे इस आरपीएफ की भर्ती में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सभी छात्रों को तो पता है कि ऑनलाइन पेपर इसका होगा, यानी ऑनलाइन की तैयारी आपको करनी होगी। ओएमआर इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं आपका टाइम इसमें बच रहा है, ठीक है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं
और फॉर्म में अगर कोई तकनीकी खराबी आती है या कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है या कोई वेबसाइट की प्रॉब्लम होती है, तो आपको बता दें, आप सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इस ईमेल आईडी में अपनी शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं, या इस फ़ोन नंबर में अपनी जो डिटेल है, जो भी तकनीकी खराबी आ रही है, उसको आरआरबी को बता सकते हैं, ताकि समय रहते आपका जो भी फॉर्म में गलती हो रही है उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, ध्यान देना, उम्मीदवार किसी भी कारण में अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं है, इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगी। यदि अगर आप 1 महीने में अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो इसमें आरआरबी कुछ भी नहीं कर सकता। यानी आपको 14 मई से पहले अपना फॉर्म हर हाल में भर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल फिटनेस जरा देख लेते हैं। डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, जो उनका रेलवे का स्टैंडर्ड है, जिस हिसाब से रेलवे स्टैंडर्ड में लिया जाता है वो आपको पास करना पड़ेगा। उम्मीदवार को भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली में निर्धारित चिकित्सा श्रेणी B1 की अर्हता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, जो B1 में उनका जो भी मेडिकल जो स्टैटिक्स होता है उसको आपको पास करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीयता आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी आपको ये नौकरी मिल पाएगी। एनआरआई को और भारत के विदेशी लोगों को ये नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें, इसमें जो सामान्य आयु थी वो 18 से 25 उम्र थी, लेकिन 18 से 25 साल तक थी, लेकिन 3 साल की इसमें छूट दी गई है, तो 18 से 28 वर्ष की हो गई है। और जो छात्र यानी जो लड़का अभी 18 साल का नहीं है और 1 जुलाई 2024 को 18 साल का हो जाएगा, वो भी फॉर्म भर सकता है। तो ये सबसे बड़ी राहत है रेलवे की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देख लेते हैं कि किनको कितनी आयु में छूट दी गई है। जो व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC ST, जो छात्र SC और ST का है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और जो छात्र OBC है, OBC गैर क्रीमी लेयर, उनको 3 साल की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक को 3 साल की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक को 6 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और राज्य 8 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। ठीक है, तो इन छात्रों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की वैकेंसी है। जो महिलाएं, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, ठीक है, या न्यायिक रूप से पति से अलग है, उनको 2 वर्ष, यदि वो EWS में आती हैं तो 2 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 वर्ष की छूट दी गई है, और जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए 7 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। तो मुझे लगता है कि रेलवे ने इस बार सभी छात्रों को मौका दिया है जिनको लग रहा था कि कहीं हमारी डेट ना निकल जाए। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं जन्म तिथि की ऊपरी सीमा क्या होगी भाई। जन्म तिथि के ऊपर इसमें EWS के लिए जो भी बंदा इसमें करेगा 18 से 28, वो 2/7/1996 के पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का ही होना चाहिए। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका 2/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का ही होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1991, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको 1/7/2006 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आयु छूट की बात जो है इसमें की जा रही है। चलिए योग्यता क्या है जरा देख लेते हैं। इसमें किसके लिए क्या क्या जो है योग्यता दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि यानी 14/5/2024 को मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी 14 मई तक आपके पास जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है और जो भी ये मांग रहा है वो शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है, यानी 12वीं पास या स्नातक जो भी मांग रहा है। कांस्टेबल के लिए 12वीं पास है। और आपको बता दें जो आप SI बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, उसके लिए स्नातक इसमें रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय QR कोड से, UPI से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप अपना शुल्क इसमें भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसको देखते हैं। जिस प्रकार से सरकार का आरक्षण विधि होती है उस प्रकार से सभी छात्रों को जो आरक्षण में वैध है उनको आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। फिजिकल मापदंड के लिए आपको बता दें, सबसे पहले देखिए इसमें हाइट की बात करते हैं। हाइट के लिए देखिए, ये देखिए फिजिकल मापदंड की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल को देखते हुए थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं कि क्या फिजिकल में कैसा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जब आपको बुलाया जाएगा तो जो पुरुष वर्ग 1600 मीटर की दौड़ उन्हें 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। ध्यान देना, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी रेस उनको तय करनी है। और आपको बता दें लंबी कूद 14 फीट की होनी चाहिए और 4 फीट की ऊंची कूद होनी चाहिए। ठीक है, तो
छात्रों, अगर आप अभी इस फिजिकल मापदंड में नहीं आते तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि कम से कम अभी से अपना फिजिकल टेस्ट भी मजबूत रखें। 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। लंबी छलांग आपको लगानी है 14 फीट की, ऊंची कूद आपको 4 फीट लगानी है। वही महिला की अगर हम बात करें, तो महिला वर्ग के लिए 800 मीटर दौड़ रखी गई है। महिला के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरी करनी है। लंबी कूद 9 फीट की महिलाओं के लिए और ऊंची कूद 3 फीट की रखी गई है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। अगर हम चेस्ट की बात करें या हाइट की बात करें, ध्यान देना, जो भी जनरल कैटेगरी और जो ओबीसी के आते हैं छात्र, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के आते हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर पुरुष और 157 सेंटीमीटर महिला की हाइट रखी गई है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के छात्र हैं, उनको पुरुष के लिए 165 हाइट और महिला के लिए 157 हाइट रखी गई है। और पुरुषों के लिए जो चेस्ट है वो 80 होना चाहिए और फुलाने पर, चेस्ट को फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, यानी मिनिमम 80 तो आपका होना चाहिए। वही एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको बता दें, एससी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर और महिला जो है 152 सेंटीमीटर। तो देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। तो एससी के छात्रों को यहाँ पर एक बड़ी राहत मिली है कि भाई जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर आपको ली जाएगी। क्लियर है। और जो उनकी चेस्ट है वो 76.2 और फुलाने पे 81.2 उनका होना चाहिए। क्लियर है। बाकी जो गढ़वाल के हैं उनके लिए, गढ़वाल के गोरखा या मराठा है, डोगरा है, कुमाऊं है, उनके लिए भैया 163 हाइट और 155 महिलाओं के लिए और 80 उनका सीना होना चाहिए 85 फुलाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस की बात करें, 1600 मीटर पुरुषों के लिए और 800 मीटर जो रेस है वो महिलाओं के लिए है। ठीक है। और ऊंची कूद और लंबी कूद के लिए आपको 2 मौके प्रत्येक छात्र को दिए जाएंगे। ध्यान देना, 2 मौके प्रत्येक छात्र को दिए जाएंगे। तो फिजिकल भी आपको अपना बना के रखना है, दस्तावेज पूरे रखने हैं और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सभी छात्र को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी छात्र अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और फॉर्म भरना चालू कर दें। ठीक है। बाकी इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जितनी भी नौकरी हमारे भारत देश में आती हैं और जो सेंट्रल लेवल की होती हैं, स्टेट लेवल की होती हैं, हम इस अपने वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।